अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब आज हाइपोथेसिस डेवलपमेंट पे बात करनी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, इस बारे में बताया था। आज आपकी जो क्यूरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं इस हवाले से कि डेवलप कैसे करना है हाइपोथेसिस को, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको पसंद आती है, हेल्पफुल साबित होती है, तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ वो बातें दोहरा दूं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है। एक एजुकेटेड गेस है। एजुकेटेड गेस का मतलब यह है कि किसी न किसी बेस पे, थ्योरीज की बेस पर, एक्सपीरियंस की बेस पर आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। ऐसे ही अंधेरे में टामकटोइयां मार के हाइपोथेसिस डेवलप नहीं कर लेते आप। और अगर आपका हाइपोथेसिस करेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि आपका आंसर भी करेक्ट होगा। मतलब हाइपोथेसिस डेवलपमेंट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फेज है आपकी रिसर्च का, जो डायरेक्शन सेट कर देता है कि आपका जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, क्या वो क्रेडिबल और रिलायबल होंगे या नहीं होंगे। इसके साथ साथ आप ये भी ज़हन में रखें कि जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस या डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस इवैल्यूएशन, ये दो मुख्तलिफ फेजेस होते हैं आपके रिसर्च के। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। आप अपनी रिसर्च में डेवलप पहले करते हैं हाइपोथेसिस को, और फिर जब डाटा कलेक्ट करने के बाद आप एनालिसिस करते हैं तो उसे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग या इवैल्यूएशन का फेज कहते हैं। तो अब डेवलपमेंट के हवाले से, जैसे हमने पहले हाइपोथेसिस की टाइप्स को डिस्कस किया था, वो जनरल टाइप्स थी कि रिलेशनल हाइपोथेसिस हैं या डिस्क्रिप्टिव हैं। यहाँ पे दो मेन चीजें हमने देखनी है, एक तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और फिर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये दोनों चीजें हमें बताएंगी कि आप जो अपना हाइपोथेसिस डेवलप करने वाले हैं वो किस तरह का होना चाहिए। आपको उस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए आपके ज़हन में। और ये चीज आप अपने, जब आप इसको समझ लेंगे तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को देखकर ही आप बता सकते हैं कि आपका हाइपोथेसिस डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये बेसिकली कोई ना कोई डायरेक्शन वजह कर रहा होगा। दो वेरिएबल्स के दरमियान में अगर आप उनको कंपेयर करने जा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि उनका जो रिलेशनशिप है, क्या वो ग्रेटर देन और लेस देन की टर्म्स में आप उसे डिफाइन कर रहे हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म में कि एक वेरिएबल को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, बढ़ रहा है, या उनके एक वेरिएबल का दूसरे पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर, द ग्रेटर द जॉब स्ट्रेस द लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, यहां से हमें यह पता चलता है एक डायरेक्शन वजह हो जाती है, एक डायरेक्शन पता चल जाती है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इंपैक्ट तो आ रहा है, रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उस रिलेशनशिप की नेचर क्या है। तो अब आप देखें कि आपके पास जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको फौरन से पहले पता चल जाएगा कि ये मुझे एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस डेवलप करना है या नॉन डायरेक्शनल। इनको वन टेल्ड टेस्ट भी कहा जाता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को। ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वन टेल्ड और टू टेल्ड का क्या मतलब है। इसी तरह से नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की अगर आप मिसाल देखें तो इसमें ग्रेटर देन और लेस देन की टर्म्स में बात नहीं हो रही, जस्ट रिलेशनशिप को हाईलाइट किया जा रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, दैट्स इट। डिफरेंस बिटवीन मतलब ये जो दो पॉपुलेशंस हैं, बॉयज एंड गर्ल्स की, उनकी परफॉर्मेंस वेरी कर रही है या नहीं कर रही है, बस इतनी बात हो रही है। उससे आगे कुछ नहीं बताया जा रहा कि परफॉर्मेंस ज्यादा किसकी अच्छी है या किसकी परफॉर्मेंस बुरी है, इस हवाले से कोई बात नहीं हो रही। तो ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा आपकी रिसर्च का। और ये जो नीचे एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस ही है, ये हाइपोथेसिस की ही मिसाल है। इसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो हो सकता है कि आप इसको कुछ ऐसे बनाएं कि टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द गर्ल्स और द बॉयज। ले जनाब, अब वन टेल्ड और टू टेल्ड की बात कर लेते हैं। ये देखें नीचे एरो आपको नजर आ रहा है। तो वन टेल्ड का मतलब है कि किसी एक डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी एक डायरेक्शन में काम कर रही है कि भाई ये रिजल्ट उसका निकल सकता है, डायरेक्शन वुजा हो रही होगी वन टेल्ड हाइपोथेसिस में। मैंने पहले आपको बताया कि इनको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहता है। मिसाल के तौर पर, अगर हम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का इफेक्ट चेक कर रहे हैं उनके ग्रेड्स पे, तो वन टेल्ड हाइपोथेसिस जो है वो ये होगा कि जिन स्टूडेंट्स के हायर ग्रेड्स हैं, हायर अटेंडेंस है, उनके ग्रेड्स भी हाई होंगे। ठीक है जी। और इसकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस जो है वो लो है, उनके ग्रेड्स भी लो होंगे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन आपको इसमें नजर आ रही है कि अगर एक चीज हायर है तो फिर दूसरी चीज भी हाई होगी, और अगर एक चीज लो है तो फिर दूसरी चीज भी लो होगी। इसी तरह टू टेल्ड जो टेस्ट हैं वो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, कुछ भी हो सकता है उसमें। टू टेल्ड हाइपोथेसिस, जिन्हें हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, वो रिलेशनशिप या इफेक्ट के बारे में तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताते। वो ये आपको क्लियर नहीं करते कि ये जो दो वेरिएबल्स के दरमियान आप इनको टेस्ट करने जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के बाद, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो किस डायमेंशन में, किस डायरेक्शन में होगा।
अगर हम उसी मिसाल को देखें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है, तो वो हाई और लो के बारे में किसी किस्म की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस की बात करेंगे कि इन दोनों, जैसे मैंने पहले आपको ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें आपको कहीं पे कोई किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं नजर आ रही। इसी तरह से टू टेल्ड में भी यही चक्कर होता है कि आपको डायरेक्शन किसी किस्म, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज का नाम है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और टू टेल्ड टेस्ट, दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। तो अब प्रैक्टिकली हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि हाइपोथेसिस अब आपने डेवलप करना है तो नल हाइपोथेसिस, आपने सबसे पहले नंबर पे आपके पास नल हाइपोथेसिस आता है। आपने अक्सर सुना होगा, इसके हवाले से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा सा कि इसकी बेसिकली जरूरत क्यों पड़ती है। ये एक हाइपोथेसिस है जो कि पॉसिबल रिजेक्शन के तौर पर इसको यूज किया जाता है, और ये ट्रू होने का मतलब है कि कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये एक बेस है नल हाइपोथेसिस के हवाले से, मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। ये बेसिकली ये स्टेट करता है कि जो पॉपुलेशन है आपकी, जो दो डिफरेंट पॉपुलेशन आप कंपेयर कर रहे हैं, उनके दरमियान किसी किस्म की कोई कोरिलेशन नहीं है। मतलब ये बताता है कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। यहां पे अगर आप देखेंगे नल हाइपोथेसिस, तो ये नीचे आपको नजर आ रहा है कि थ्योरेटिकल एवरेज ऑफ पॉपुलेशन 1 एंड थ्योरेटिकल एवरेज ऑफ पॉपुलेशन 2 आर इक्वल, यानी कि उन दोनों में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई, इसका मतलब उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो एक ही चीज है जिनको आपने दो मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। ठीक है जी। अब नल हाइपोथेसिस की बजाय जो दूसरा हाइपोथेसिस आमतौर पे एक्सेप्ट होता है वो होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप जब भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, आपको ये दोनों, आपने इनको H1 और H0 के नाम से आप इन्हें डेवलप करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ये बेसिकली आपकी रिसर्च का प्राइमरी हाइपोथेसिस होता है जो आपने डेवलप किया होता है, और नल हाइपोथेसिस के ये ऑपोजिट होता है। ये स्टेट करता है कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दोनों जो आपके वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसको आप एक स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी भी कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, क्योंकि ये ऐसी स्टेटमेंट है जो बता रही है एक इनइक्वल रिलेशनशिप के बारे में कि पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी के दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो अब आगे जो चीज है वो ये है कि नल हाइपोथेसिस की हमेशा जरूरत क्यों पड़ती है। ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल थ्योरी को प्रेजेंट करता है आपके रिसर्च में। जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च बेसिकली किसी ना किसी नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट होनी चाहिए। ये एक ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि जितनी भी आपने रिसर्च आप कंडक्ट करने जा रहे हैं, या जो दो वेरिएबल्स को आप टेस्ट करने जा रहे हैं, उनके दरमियान कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, उस रिलेशनशिप की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो एक ही पॉपुलेशन है जिसको आप देख रहे हैं, और वो एक दूसरे को किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं कर रहे। जो दो आपके सेट्स हैं पॉपुलेशन के, वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं, और उनमें किसी किस्म का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो आपने प्रिडिक्ट किया है। ठीक है जी। नल हाइपोथेसिस बेसिकली इस चीज का नाम है। अच्छा, इसको सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं ना, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट को बैलेंस करने के लिए यूज होता है नल हाइपोथेसिस। आपको आइडिया होना चाहिए कि कोई ऐसा भी काम है जो नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि जो भी आपने दो वेरिएबल आपस में उनको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया वो एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ये भी हो सकता है कि आप जो दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं आपने, वो सिरे से एक अनरिलेटेड है, उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो हाइपोथेसिस आप यूज करते हैं वो नल हाइपोथेसिस होता है। असल चीज जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस ही होता है। ये आप जस्ट एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नल हाइपोथेसिस यूज कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक ट्रेडिशन है, इसको आप एक कन्वेंशनल अप्रोच कह लें, या इसको आप एक थ्योरी कह लें कि जो रिसर्च का एक एसेंशियल पार्ट है, सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज को, किसी इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर ना कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एक अच्छा रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है। अब ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं, तो आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिसर्च हाइपोथेसिस बनाने लगे हैं जब, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिक्लेरेटिव फॉर्म में आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए, यानी कि ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कुछ डिक्लेयर कर रही है, कुछ बता रही है। इसमें कुछ इबहाम नहीं है किसी किस्म का, इसमें कंफ्यूजन नहीं है कोई इस स्टेटमेंट के अंदर। ये बता रही है कि ग्रेटर द कॉम्पनसेशन ग्रेटर द जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, या लोअर द अटेंडेंस लोअर द ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये एक
आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसमें कितनी सदाकत है, सच्चाई क्या है उसमें, वो कितनी रिलायबल है, उसको हम बाद में टेस्ट करेंगे। तो ये डिक्लेरेटिव फॉर्म में आपका हाइपोथेसिस हमेशा डिक्लेरेटिव फॉर्म में होता है, और ये वेरिएबल्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप बता रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप का लाजमी आपने जिक्र करना है वेरिएबल में, कि जो भी आप अपने हाइपोथेसिस में जो भी वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं रिसर्च के, उनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आपने अपने हाइपोथेसिस में कवर करना है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एजुकेटेड गेस है, तो ये किसी ना किसी थ्योरी को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, कोई ना कोई लिटरेचर रिव्यू इसकी बेस हो, आपने कहीं ना कहीं से वो आइडिया, चाहे वो एक्सपीरियंस बेस्ड है या चाहे वो थ्योरी बेस्ड है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको एजुकेटेड गेस कहने के लिए इस किस्म की चीजें जरूरी हैं। ऐसे नहीं है बस अंधेरे में कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट को आप हाइपोथेसिस का नाम नहीं दे सकते रिसर्च में। फिर उसके बाद ब्रीफ और टू द पॉइंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। जैसे हमने अभी पीछे जो एग्जांपल्स देखे हैं, आप उनको देखें तो बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल्स हैं, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको आप घुमा फिरा के और बड़ी उसके अंदर 5-7 वेरिएबल्स को, सिंपल सा 2-3 वेरिएबल्स की बात होनी चाहिए और उन्हीं के ऊपर वो सारी की सारी आपकी रिसर्च चलनी है। एंड में टेस्टेबल होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं, हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं, तो हाइपोथेसिस जाहिर है जब वो डिक्लेरेटिव होगा, वो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो किसी थ्योरी को प्रेजेंट कर रहा है, तो फिर वो टेस्टेबल भी होगा, उसको आप टेस्ट कर सकते होंगे। अगर वो इस तरह का नहीं, वो डिक्लेरेटिव नहीं, कोई मुबहम सी स्टेटमेंट होगी, कंफ्यूज सा कुछ, उसके अंदर आपने 2-4 वेरिएबल्स घुसाए होंगे और थ्योरी और लिटरेचर वगैरह को पढ़े बगैर, आपने समझे बगैर कोई हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया होगा, तो फिर आप उसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर सकेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि आपने बस 2-4 वेरिएबल बना के कोई एक हाइपोथेसिस बना लिया है और उन वेरिएबल्स की बेस पर वो आप समझ रहे हैं कि एक वेरिएबल को मैं उस पर डाटा कलेक्ट करूंगा, दूसरे पे कलेक्ट करूंगा, तीसरे पे, वो मतलब एक क्वेश्चनियर के थ्रू मैं 4 वेरिएबल्स के ऊपर डाटा कलेक्ट करके आपस में कोरिलेशन टेस्ट कोई रन कर दूंगा तो मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको फिगर्स तो मिल जाएंगे, आपको स्टैट्स तो मिल जाएंगे, आपको जो आपकी SPSS के रिजल्ट्स में फाइंडिंग्स हैं वो तो आ जाएंगी, लेकिन उसकी बेस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे। वो आपकी रिसर्च जो है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी हमेशा अंडर क्वेश्चन रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है उसके बाद आप हाइपोथेसिस के हवाले से काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे मिलते जुलते दूसरे टॉपिक्स के ऊपर हैं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।